Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chemistry chapter, that is matter, basic concepts of chemistry, in which we already discussed there are 5 states of matter. First one is the solid, second one is the liquid, third one is the gas, which is most commonly taught. बहुत commonly इनके बारे में बात की जाती है. Next, fourth state is plasma and the fifth state is Bose-Einstein condensate. Today we are going to talk about the change in state of matter, how the most commonly state of matter are converted from one form to another. For the conversion, temperature and pressure, इन दो चीजों को हम कंट्रोल करके एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में किसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वापस बैक टू ओरिजिनल स्टेट भी आ सकते हैं. वंस टेम्परेचर और प्रेशर का जो चेंज है, इट कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट into another and back to original state. This process where one state is converted into another state and back to original state can be possible. This process is known as interconversion of state. सबसे पहले हम बात करते हैं जब हम कन्वर्ट करते हैं एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर. So the process which converts the solid into the liquid, that process is known as either the melting or the fusion. आप दोनों में से कोई भी नाम जो है वो इसको दे सकते हो. सॉलिड का कन्वर्जन जो लिक्विड में होता है, दैट इज नोन एज आइदर बाय मेल्टिंग और फ्यूजन. व्हाट इज दिस स्टेट ऑफ कन्वर्जन एक्चुअली? द कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बेसिकली हैपेंस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. व्हाट एक्चुअली हैपेंस, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इट मींस दे स्टार्टेड मूविंग फ्रीली, मोर फ्रीली. एंड फ्रीली का मतलब ये है कि वो अपनी मीन पोजीशन से हटकर मूव करना स्टार्ट करेंगे. इन दैट केस द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर द कंप्लीट आइस गेट मेल्ट्स. नाउ related to this, there are two terms. One is the melting. Melting means a process where solid is converted into liquid by effect of heating. Heating कैसे हुई? जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. वो इंक्रीज होने से या हीट होने से क्या हुआ? पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज हो गई. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पार्टिकल्स जो है वो अपनी मीन पोजीशन, जहां उनकी फिक्स पोजीशन थी, उससे ज्यादा एनर्जी गेन होने से वो क्या करेंगे? ज्यादा मूव करना स्टार्ट करेंगे फ्रीली. जैसे ही वो मूव करना फ्रीली स्टार्ट करेंगे और उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा अपने इंटरकनेक्टेड पार्टिकल के साथ, तो क्या होगा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज होते के साथ में हमारी आइस जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी. मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और बाय द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट वन इज द मेल्टिंग point. This is the first term, this is the second term. Melting point is the minimum temperature at which solid starts converted into liquid at atmospheric pressure. That is known as the melting point. The melting point of ice is 273.15 Kelvin or you can write it as 0 degree Celsius. Temperature जो है उसको हम 3 यूनिट्स में मेजर करते हैं. One is the degree Kelvin and second one is the degree Celsius and third one is the Fahrenheit, degree Fahrenheit. अब डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री. ठीक है, 273. और अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32. सो टेम्परेचर को मेजर करने की 3 यूनिट्स है. वन इज केल्विन, सेकंड वन इज डिग्री सेल्सियस, थर्ड वन इज द डिग्री फ़ारेनहाइट.
डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो उसमें मुझे ऐड करना है 273 डिग्री। अब डिग्री सेल्सियस को मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो उसके लिए फॉर्मूला है ये वाला। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया, मिनिमम टेम्परेचर जहां पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर के बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ जो है वो पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर के बारे में डेफिनेटली इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको रिवील करूंगी। नेक्स्ट वन इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट क्या होती है उसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक बीकर लो, बीकर को आप जब गैस के ऊपर रखोगे तो आप क्या कर रहे हो, उसको एक एक्सटर्नल हीट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप उसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हो, आपकी आइस जो है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, बट वो बीकर जो है वो आपका हीट नहीं होगा। क्यों? जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, कर जो है या यूटेंसिल जो भी है वो आपका हीटअप नहीं होता, बिकॉज जो आपने हीट प्रोवाइड करी है वो सारी की सारी हीट जो है वो यूज हो जाती है किसमें, जो इंटर पार्टिकल फोर्स है आपकी, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है, उसको ब्रेक करने में। तभी तो आपका सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगा। द पॉइंट व्हेन द ऑल सॉलिड या ऑल आइस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, उस टाइम तक आप चेक करना आपका बीकर जो है वो बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। रीजन बीइंग द सेम कि फोर्स जो आपने एक्सटर्नल हीट सप्लाई की है दैट इज required or that is absorbed by the ice to break his interparticle force. So वो हीट जो है वो आपके सिस्टम के टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं कर रही, और यू कैन से द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज अनअफेक्टेड, जो आपने एक्सटर्नल हीट सप्लाई की है। देयरफॉर दैट हीट इज नोन एज द लेटेंट हीट। तो बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। 1 kg of solid को liquid में convert करने के लिए at atmospheric pressure and at its melting point, that heat is known as the latent heat of fusion। अगर मैं latent heat of ice की बात करती हूँ तो latent heat of ice जो है that is equal to 80 kilocalorie per kg, or you can write it as 3.34 multiplied by 10 raised to the power 5 joule per kg। This is the latent heat of ice। Now अब सॉलिड तो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अभी तक हमने पढ़ा था कि हम लिक्विड को वापस से सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड को वापस सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास प्रोसेस होता है फ्रीजिंग। जो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता है दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग, or you can say it is a solidification। It is a solidification। Freezing is a process by which the liquid is converted into solid। अब liquid solid में कैसे convert होगा? देखो, solid से liquid में convert करने के लिए हमने क्या किया था? external heat supply की थी। लेकिन अगर उस liquid में से मैं heat को release करना start कर दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा? solid में convert हो जाएगा। So that is the freezing or solidification is the process where liquid is converted into solid by releasing heat energy। This is the complete definition of freezing and solidification। melting and fusion में हमारे पास एक terminology थी melting point। Similarly अगर मैं freezing and solidification में बात करूं तो इसमें मेरे पास एक terminology है that is freezing point। फ्रीजिंग पॉइंट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो यहां मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? मिनिमम टेम्परेचर जो हमारा सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट जो है इट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड at by releasing heat energy। This is all about the conversion of solid to liquid and liquid to solid। Now the next conversion is from liquid to gas। Change of state from liquid to gas। Liquid to gas के conversion को क्या कहा जाता है? Boiling।
अब बॉइलिंग में बेसिकली होता क्या है, सेम प्रोसेस है। अब मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना था तो मुझे क्या करना था, हीट सप्लाई करनी थी। सिमिलरली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो भी मुझे क्या करनी है, हीट सप्लाई करनी। जैसे ही मैं हीट अप्लाई करूंगी, हीट अप्लाई करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स दैट स्टार्टेड ब्रेकिंग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारा क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में ब्रेक होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है वो मूव कर पाएंगे वेरी फास्ट। पार्टिकल्स स्टार्ट्स मूविंग मोर क्विकली, एंड जब पार्टिकल्स आपके मोर क्विकली मूव करना स्टार्ट कर पाएंगे, लिक्विड स्टार्ट्स टू वेपराइज, राइट। This is the whole process that is involved in the conversion from liquid to gas, and this full process is known as the boiling. So, अगर मैंने यहाँ पर boiling की बात की तो boiling is the process where liquid is converted into gas at boiling point. अब मैं boiling point की बात कर रही हूँ तो boiling point क्या होता है? Boiling point is the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure. अब ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सबस्पेस। इसको क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सबस्पेस कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है मेरा वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वन इज द टेम्परेचर, सेकेंड वन इज द प्रेशर, एंड थर्ड वन इज द वेपर प्रेशर। Third one is the vapor pressure. Boiling is a bulk phenomena. Bulk phenomena का मतलब है जब आप लिक्विड को बॉईल करना स्टार्ट करोगे तो आपका जो वाटर बल्क में है, बल्क में मतलब जो हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में मींस हीट जहां आपकी यूटेंसिल को प्रोवाइड हो रही है वहां पर जो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में उस यूटेंसिल या बीकर के साथ जो आपका वाटर आ रहा है, दैट स्टार्ट्स बॉइलिंग फर्स्ट, वो आपका पहले बॉईल करना स्टार्ट करेगा। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, बी वेरी वेल नोन। अब जो ये बॉइलिंग है दैट इज अ फिजिकल चेंज, वो एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि इसके अंदर जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल के अंदर कोई चेंज नहीं आता। अब जैसे हमने मेल्टिंग और फ्यूजन के अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, वैसे ही इसके अंदर हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी होती है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस at atmospheric pressure at its boiling point. Latent heat of fusion में क्या था, 1 kg of solid into liquid था। बाकी चीजें जो थी वो आपकी सेम थी। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की जगह आपका क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या है, 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वाटर की मैं बात करती हूं तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो है दैट इज इक्वल टू 22.59 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ जूल पर kg, और यू कैन राइट इट एज 540 किलो कैलोरी पर kg। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वाटर। अब हमने कन्वर्जन तो पढ़ लिया कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास प्रोसेस क्या होता है, बॉइलिंग प्रोसेस होता है। बट अगर मैं बात करूं कि गैस को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू द लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। सो condensation is the process by which gas is converted into liquid by releasing heat energy. जैसे अब मेरे पास जब मैं लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर रही थी तो वहां मेरे पास टर्म थी फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो फ्रीजिंग टर्म से रिलेटेड मेरे पास टर्मिनोलॉजी क्या थी, एक और फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलरली कंडेंसेशन से रिलेटेड मेरे पास एक और टर्मिनोलॉजी है दैट इज नोन एज कंडेंसेशन पॉइंट।
कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है? कंडेंसेशन पॉइंट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय रिलीजिंग एनर्जी at atmospheric pressure. This is the complete definition of condensation point. Again, I am repeating, condensation point is the constant temperature at which the gas is converted into liquid by releasing heat energy at atmospheric pressure. अब हमने solid से liquid conversion, लिक्विड से सॉलिड एंड लिक्विड से गैस एंड गैस से लिक्विड, ये सारी प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया, बट एक प्रोसेस और इन्वॉल्व है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं गैस के अंदर और गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली हम सॉलिड के अंदर. हाउ दैट इज पॉसिबल? सॉलिड से अगर मुझे स्टेट को कन्वर्ट करना है डायरेक्टली गैस के अंदर, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं. अब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कैसे होगी? ऑन हीट कन्वर्ट होगी. और जो सॉलिड आपका कन्वर्ट होगा गैस के अंदर, दैट सॉलिड इज नोन एज सबलाइम. उस सॉलिड को क्या कहा जाता है? सबलाइम कहा जाता है. अब ऐसा नहीं है कि ये एक यूनिडायरेक्शनल फिनोमिना है कि आप सॉलिड से सिर्फ गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो और गैस से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते. गैस को भी हम सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दिस इज पॉसिबल ऑन कूलिंग द गैस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिपोजिशन कहा जाता है. अब जब गैस को कूल किया जाए तो वो मेरी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और जो कन्वर्ट होकर के सॉलिड आएगा दैट इज नोन एज सब्लिमेट. दैट इज नोन एज सब्लिमेट. तो इसका मतलब मेरे पास दो चीजें हो गई. एक है जब मैं सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करूंगी ऑन हीटिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. और जो सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट होगा दैट इज नोन एज सबलाइम. जब गैस को कूल करेंगे तो कूल करने से जब मेरा वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा विदाउट इंटरवेनिंग स्टेज दैट इज लिक्विड, गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन. और सॉलिड जो कन्वर्ट होकर के आया है गैस के डायरेक्ट कन्वर्जन जो सॉलिड में हुई है दैट इज नोन एज सब्लिमेट. अब ऐसा आपको एग्जांपल भी चाहिए होगा जो गैस से डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए. सो द एग्जांपल इज कैम्फर. कैम्फर के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा. नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नैप्थलीन. These all are examples which are directly converted from solid to gas. This is all about the change in state of matter. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम टेम्परेचर को इंक्रीज करने, मैंने बताया था जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, वन इज द टेम्परेचर एंड अनदर वन इज द प्रेशर. टेम्परेचर को हमने नोट डाउन कर लिया कि हम उसको 3 यूनिट्स में मेजर करते हैं. वन इज केल्विन, सेकेंड वन इज डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड वन इज डिग्री फ़ारेनहाइट. सिमिलरली अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर को हम मेजर करते हैं. वन इज ATM. ATM मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 atmospheric pressure is equal to 760 mm of Hg. This Hg is the sign of mercury, or you can write it as 1 atmospheric pressure is equal to 1.01325 multiplied by 10 raised to the power of 5 Pascal. So मेरे पास दो यूनिट्स है मेजर करने की एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. वन इज ATM जो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखती हूँ, या फिर मैं उसको mm ऑफ Hg में मेजर करती हूँ, या फिर मैं उसको पास्कल में मेजर करती हूँ. सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg एंड और यू कैन से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 into 10 raised to the power 5 of Pascal. Now अब मैं पास्कल की बात करूं, 1 bar is equal to 1 into 10 raised to the power of 5 Pascal. 1 ATM is equal to 1.01325 bar. पास्कल जो है जिसको हम डिनोट करते हैं PA से, दैट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर. ये क्या है? SI यूनिट ऑफ प्रेशर. अब बात करें अगर हमारा सी लेवल पर एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 ATM. 1 ATM के इक्वल होगा. जितना ज्यादा हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा
हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीड्स टू हायर एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉईल अ liquid. Higher atmospheric pressure means more energy required to boil and means higher boiling point. Higher boiling point. Boil करना और evaporate होना दो अलग अलग चीजें हैं. Boil और evaporate दोनों सेम चीजें नहीं हैं. दोनों में डिफरेंस है. लिक्विड से जब हम गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग. दैट प्रोसेस इज नॉट इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन देखो, बॉइलिंग हमारा जो प्रोसेस था वो क्या करता था? लिक्विड को कन्वर्ट करता था गैस के अंदर. सेम केस है इवेपोरेशन के साथ. बट बॉइलिंग के लिए हमें एक्सटर्नल हीट जो थी वो प्रोवाइड करनी पड़ती थी. इवेपोरेशन में क्या है? लिक्विड मेरा कन्वर्ट तो होगा गैस में, बट दैट इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. यहां पर बिलो बॉइलिंग पॉइंट जो कन्वर्जन होगा लिक्विड का गैस में, दैट इज नोन एज द इवेपोरेशन. उसको क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन कहा जाता है. पर आप कहोगे अभी तो मैडम आपने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट पर हमारा जो है वो लिक्विड इवेपोरेट करता है. ऐसा नहीं है. देखो, लिक्विड में एक मॉलिक्यूल तो है नहीं. लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. हर एक मॉलिक्यूल की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी है और हर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट है. तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसमें मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो ब्रेक कर लेगा आपका बॉन्ड. जैसे ये बॉन्ड था दो पार्टिकल्स के बीच में. मान लो मेरे पास इस वाले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? जो इसके साथ वाले मॉलिक्यूल्स हैं उससे अपना बॉन्ड जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या कर लेगा? ब्रेकअप कर लेगा. ब्रेक करने के बाद ये मॉलिक्यूल जो है ये मेरा क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया. सो इवेपोरेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना and it occurs because all the molecules of the liquid doesn't have the same kinetic energy. उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, तो the molecules which are having the higher kinetic energy breaks the force of attraction with the other particles and gets evaporated. और evaporation की अगर हम definition देखें तो it is the phenomena by which liquid is converted into the gas below its boiling point. The last term, that is below its boiling point, is necessary in case of evaporation. अब जब मैंने बॉइलिंग की बात की थी तो बॉइलिंग के बारे में मैंने बताया था कि वो आपका एक बल्क फिनोमिना है. मतलब कि अगर मैं इसको यहां पर हीट प्रोवाइड करूंगी तो मॉलिक्यूल जो सबसे पहले इवेपोरेट होगा वो होगा मेरा ये वाला. दिस इज बल्क में से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेरे इवेपोरेट होंगे. जबकि इवेपोरेशन जो है वो मेरा एक सरफेस फिनोमिना है. सरफेस फिनोमिना का मतलब है कि इवेपोरेशन के केस में जो मॉलिक्यूल पहले गैस में कन्वर्ट होगा वो मेरा होगा सरफेस वाला, क्योंकि सरफेस को नेचुरल हीट जो है वो मिल रही है. सराउंडिंग से जो नेचुरल हीट है वो गेन कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसके नियर बाय पार्टिकल्स है उनसे ब्रेक कर रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है मेरा गैस के अंदर. अब इवेपोरेशन जो है वो मेरा डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर. सबसे पहले तो मेरा क्या आता है? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का मतलब है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ही फास्ट होगा. सेकेंड जो है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर. टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा इवेपोरेशन का रेट जो है वो भी इंक्रीज होगा. थर्ड केस इज ह्यूमिडिटी. अगर ह्यूमिडिटी नेचर के अंदर या सराउंडिंग के अंदर इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज होगा. जो अप साइड एरो है दैट मीन्स इंक्रीज एंड जो डाउन साइड एरो है दैट मीन्स डिक्रीज. मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इवेपोरेशन फास्ट हो गया या इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन जो है वो मेरा डिक्रीज होगा. फोर्थ वन इज द विंड स्पीड. विंड स्पीड का मतलब है अगर विंड स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेचर ऑफ सब्सटेंस. नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है
नेचर ऑफ सब्सटेंस में क्या आएगा? द सब्सटेंस विच इज हैविंग द हायर बॉइलिंग पॉइंट इज इवेपोरेटेड स्लोली। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो सब्सटेंस जो है वो मेरा स्लोली इवेपोरेट करेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सब्सटेंस मेरा इवेपोरेट करेगा फास्टली। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द evaporation and boiling. Evaporation is a surface phenomena while boiling is a bulk phenomena. Evaporation में जो हमारे पास process involved है that is the natural process, while in the boiling we have to provide the external heat energy. Evaporation का process जो होता है वो slow होता है, boiling का process जो होता है that is fast. Evaporation takes place below the boiling point. Boiling takes place at or above the boiling point. While in case of evaporation, जब इसने काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन कर ली तो इसके नियर बाय जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस इन केस ऑफ evaporation, while in case of boiling temperature of liquid is constant. This is all about the change in state of matter. Still, if you are facing any difficulty in any of the topic, please post your query in the comment box. From next lecture onwards, we are going to start with the new chapter. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.